राम राम भाइयों। 90 के दशक में मुंबई बम्बई के नाम से जाना जाता था। ये वो दौर था जब बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन रोज अखबारों की सुर्खियां बना रहता था। बड़े बड़े लोगों से प्रोटेक्शन के नाम पर एक्सटॉर्शन मनी लेना एक आम बात हो चुकी थी। अगर कोई पैसा देने से इनकार करे तो उसका गेम बजा दिया जाता था। 12 अगस्त 1997 के दिन कुछ ऐसा ही हुआ। कैसेट किंग कहे जाने वाले टीसीडी म्यूजिक के मालिक गुलशन कुमार के साथ, जो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। उन्हें मंदिर के बाहर निकलते ही 16 गोलियों से भून दिया जाता है। भाइयों, कहा जाता है ये कत्ल के पीछे अंडरवर्ल्ड था और इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिसे गुलशन कुमार ने खुद बनाया था। तो भाइयों, सवाल ये उठता है कि अपने ही उनकी जान के दुश्मन क्यों बन चुके थे। दोषी होने के बाद भी उन्हें सजा क्यों नहीं हुई और वे आज भी खुलेआम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। आज हम इस वीडियो में गुलशन कुमार की इस मर्डर मिस्ट्री को पूरी गहराई से जानेंगे। तो भाइयों, अंत तक बने रहिए और आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। भाइयों, अब गुलशन कुमार की मौत से जुड़े कुछ रहस्य बताएं उससे पहले गुलशन कुमार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो दिल्ली की गली नुक्कड़ में अपने पिता के साथ जूस की दुकान चलाया करते थे। 5 मई 1951 को दिल्ली में गुलशन कुमार का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। जब गुलशन कुमार का जन्म हुआ था तब उनका परिवार गरीबी हालत में जिंदगी गुजार रहा था। उनके पिता की दरियागंज में एक छोटी सी जूस की दुकान थी। पिता की जूस की दुकान पर अक्सर छोटे से गुलशन उनके साथ बैठा करते थे और बड़े बड़े ख्वाब देखा करते थे। गुलशन को कभी भी अपने पिता के काम में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो बड़े काम करना चाहते थे। उनकी यही सोच उन्हें कैसेट व्यापार में ले आई, जिसकी शुरुआत पिता की जूस की उसी दुकान से की गई थी जहां जूस के साथ साथ सस्ती कैसेट भी बिका करती थी। गुलशन को दिल्ली में सस्ते कैसेट बेचने की रणनीति काम आ गई और काम भी अच्छा चल पड़ा। गुलशन कुमार को कैसेट के काम में सक्सेस मिली तो उन्हें कुछ और बड़ा करने की चाह बढ़ गई। 23 साल की उम्र में गुलशन कुमार ने अपने कैसेट को काम को बढ़ाने के इरादे से नोएडा में सुपर कैसेट इंडस्ट्री नाम से एक कंपनी खोल दी। इस कंपनी में गानों के ऑडियो कैसेट बनाए जाते थे। उनकी बनाई गई कैसेट कम रेटों में लोगों को मिल जाती थी, जिससे उनकी डिमांड बढ़ने लगी थी। इस काम में सक्सेस मिलने के बाद गुलशन कुमार ने मुंबई जाने का फैसला कर लिया और वहीं शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर टी सीरीज रख दिया था। अब गुलशन कुमार ने धार्मिक गानों की कैसेट बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया और पहले की तरह इन कैसेट को भी सस्ते दामों पर बेचने लगे, और वह इसलिए क्योंकि वे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसी के चलते हिंदू पौराणिक कथाओं पर भी फिल्में बनाई गईं। अब माया नगरी मुंबई में गुलशन कुमार की सक्सेस नोएडा से दोगुना हो चुकी थी, जिसके बाद गुलशन कुमार का अगला कदम था फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में गुलशन कुमार ने अपना लक आजमाया और साल 1979 में उनकी फिल्म आई जिसका नाम था लाल दुपट्टा मलमल का। यह फिल्म लोगों के बीच कुछ खास काम नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म के गाने लोगों के दिल और दिमाग पर छा चुके थे और धीरे धीरे इन्हीं गानों ने गुलशन कुमार को लोगों के बीच पहचान बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आशिकी, जीना तेरी गली में और दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्में बनाई। इन फिल्मों में से आशिकी और दिल है कि मानता नहीं फिल्मों के गाने सुपर डुपर हिट रहे थे और लोगों की जुबान पर चढ़ चुके थे। गुलशन कुमार ने गरीबी को नजदीकी से देखा था और यही वजह थी कि सफलता के आसमान पर पहुंचने के बाद भी वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे थे। उनकी सफलता सिर्फ उन तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उन्होंने अपनी कामयाबी से बहुत से लोगों को सक्सेस दिलाई और बॉलीवुड को कई महान सिंगर्स भी दिए, जैसे कि सोनू निगम, अनुराधा पोडवाल, वंदना बाजपेयी और कुमार सानू जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं। गुलशन कुमार नए टैलेंट को मौका दिया करते थे, लेकिन जैसे ही वो सिंगर सक्सेस हो जाता था तो गुलशन कुमार उनसे दूरियां बना लेते थे। उनकी नजर में हमेशा नए टैलेंट की तलाश रहा करती थी और उनकी यही खासियत ने कई लोगों की जिंदगी बना दी और कई लोगों की नजर में वे कांटे की तरह चुभने लगे और यही चुभन उनकी मौत की वजह बन चुकी थी। भाइयों, बात कुछ यूं है कि 90 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड ने अपने पैर पसार लिए थे। अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर पूरी तरह हावी हो चुका था और वह बॉलीवुड की सफल हस्तियों को धमकी भरे कॉल करके उनसे पैसे डिमांड किया करता था, क्योंकि गुलशन कुमार भी सफल लोगों में शुमार हो चुके थे और सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले इंसान बन चुके थे। तो वे अंडरवर्ल्ड की नजरों से कैसे बच पाते। लेकिन जब अंडरवर्ल्ड ने उनसे पैसों की डिमांड की तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि इतने पैसे तो मैं माता के दरबार पर लौटा दूं, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। उनकी ये बात अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम को खटक गई और उसने उन्हें मारने की ठान ली। फिर 12 अगस्त 1997 को जब रोज की तरह गुलशन कुमार शिव जी मंदिर गए तो वहाँ घात लगाए अब्बू सलीम के 2 शूटर्स ने उन्हें गोलियों से भून दिया था। उन्हें 3 गोलियां लगी और बचने के लिए जब वह पास की एक झोपड़पट्टी में मदद मांगने के लिए गए तो वहाँ मौजूद महिला जब तक कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन शूटर्स ने चिल्लाते हुए फिर से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गुलशन कुमार को 15 गोलियां दाग दी गई थी और हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। उनकी इस हत्याकांड के बाद मुंबई में हलचल मच चुकी थी। लोगों में खौफ का माहौल था। पुलिस में भी हड़कंप मच चुका था। इस मामले की छानबीन शुरू हुई तो बॉलीवुड के कुछ मशहूर
मशहूर नाम सामने आए, जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने गुलशन कुमार के मर्डर के लिए अब्बू सलीम को सुपारी दी थी और गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। फिर अक्टूबर 1957 को टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तुर्रानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाइयों, कहा गया है कि रमेश तुर्रानी ने अब्बू सलीम को गुलशन कुमार को मरवाने के लिए 50 लाख की सुपारी दी थी। बाद में उन शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। नवंबर 1957 में पुलिस ने इस मर्डर केस में 400 पेज की चार्जशीट तैयार की, जिसमें 26 लोगों को दोषी बनाया गया था। बॉलीवुड में जिन पर गुलशन कुमार के मर्डर का आरोप था, उस लिस्ट में रमेश तुर्रानी अकेले नहीं थे। उनके अलावा नदीम श्रवण की जोड़ी में नदीम सैफी पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने अब्बू सलीम से कहकर गुलशन कुमार को धमकाया था और नदीम सैनी ने ही उनकी हत्या की साजिश और पूरा प्लान बनाया था। नदीम के खिलाफ अरेस्ट वारंट तो निकल चुका था, लेकिन वह कभी अरेस्ट नहीं हो पाए क्योंकि गुलशन कुमार की मर्डर के वक्त नदीम सैफी इंग्लैंड में मौजूद थे और वहां की गवर्नमेंट ने उन्हें अरेस्ट करने की परमिशन नहीं दी, जिस वजह से वे गिरफ्तार नहीं हो पाए। लेकिन साल 2002 में इंडियन कोर्ट ने सबूत न मिलने की वजह से उन पर लगे सारे आरोपों को रद्द कर दिया था, लेकिन उनके अरेस्ट वारंट अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। नदीम के अलावा इस केस में आरोपी बनाए गए बाकी सारे आरोपियों को भी बरी कर दिया गया था, सिवाय 2 शूटर्स के, और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन भाइयों, अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में अब्बू सलीम को सजा क्यों नहीं हुई? तो भाइयों, मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा कारण है 1993 बम धमाके, जिसमें अब्बू सलीम का हाथ था। 2005 में पुर्तगाल से उसे भारत लाया गया, तब उस समय उसे दंगे का मुख्य आरोपी बनाकर लाया गया था। उस वक्त मुंबई पुलिस अपने एफिडेविट में ये बताना भूल गई कि गुलशन कुमार के मर्डर में अब्बू सलीम भी आरोपी है। सुरक्षा एजेंसियों से हुई इस भूल के चलते आज भी अब्बू सलीम के ऊपर गुलशन कुमार के मर्डर का केस नहीं चल रहा है। यही वजह है कि गुलशन कुमार के असली हत्यारे को आज तक सजा नहीं हो पाई है। गुलशन कुमार हमेशा से चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि पर हो, इसलिए उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाता है और इसके बाद अंतिम विधि पूरी की गई। भाइयों, गुलशन कुमार के मर्डर केस में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।